बहुत बहुत धन्यवाद भाई मनोज काका जी। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे मित्र संघर्षों के साथी, माइक जरा ठीक कर दो, सुरेंद्र पटेल साहब, आवाज बढ़ा दो ना। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके शानदार नेता, नौजवानों की दिलों की धड़कन, अकलियत के दिलों के बादशाह, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपके बीच चंदौली की सरजमी से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेता प्रत्याशी भाई पूर्व मंत्री भाई वीरेंद्र सिंह जी, विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सत्यनारायण राजभर साहब, हमारे विधायक और मित्र प्रभु नारायण सिंह जी, सुजीत यादव लक्कड़ साहब जिला अध्यक्ष वाराणसी, मनोज सिंह डब्लू पूर्व विधायक, मनोज सिंह काका, चंद्रशेखर यादव जी, जितेंद्र सिंह जी, पूनम सोनकर जी, राम कैलाशनाथ यादव जी, जो पूर्व सांसद हमारा मित्र भाई आशुतोष सिन्हा साहब, हम सबके एमएलसी लाल बिहारी यादव जी एमएलसी, शिवशंकर यादव जी, समद अंसारी साहब, मंच पर बैठे हमारे नेता आदरणीय शिव कुमार सिंह जी, एमएलसी अरविंद सिंह जी, गाजीपुर के पूर्व एमएलसी सिंह साहब, मंच भाई शिवशंकर यादव जी, मंच पर बैठे हमारे तमाम नेतागण, मंत्री के दर्जा प्राप्त भाई संतोष यादव जी, जिनके कानों तक मेरी आवाज और गूंज पहुंचती हो, चंदौली के नौजवानों, पत्रकार साथियों, 2 मिनट में अपनी बात खत्म करते हुए इस उम्मीद और भरोसा के साथ आपके बीच आने का काम किया हूं कि एक बात याद रखना, चंदौली की सरजमी समाजवादियों की सरजमी रही है। चंदौली की सरजमी शहादत और संघर्षों की सरजमी रही है। चंदौली की खूबी है, किसी का इतिहास ठीक तो भूगोल गायब, किसी का भूगोल ठीक तो इतिहास गायब, लेकिन चंदौली के लोगों, आपका इतिहास भी शानदार है और भूगोल भी शानदार है। इसलिए हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके बीच आए हैं, हम भी बड़ी उम्मीद से आए हैं। मैं आपका पड़ोसी हूं, कई ऐसा गांव नहीं जहां चंदौली के लोग से मेरा मिलन और रिश्ता न रहा हो। बड़ी उम्मीद के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि पूरे दिन में 2 ही लोग याद किए जाते हैं, हित नहीं तो मित्र। इसलिए जो रिश्ता लगता हो, आप उस रिश्ते की कसम खाकर इतना ही कहूंगा कि नौजवानों, जो आपके मन के अंदर की जवानी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे कि नौजवान जैसे लगता है कि इस बार बिना सत्ता परिवर्तन को मानेगा नहीं। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः अपनी बात खत्म करते हुए इतना ही उम्मीद करता हूं, हे चंदौली के नौजवानों, हे चंदौली के नौनिहालों, हे बुजुर्गों, हे माताओं बहनों, इस बार इतनी बड़ी कतार लगा देना कि भारत सरकार की ईवीएम मशीन भले कम हो जाए, चंदौली के नौजवानों की कतार कम ना हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद। अब मैं सम्मानित साथियों, मैं अनुरोध करूंगा, चंदौली लोकसभा के चुनाव की जब से घोषणा हुई है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से, जब से श्री वीरेंद्र सिंह जी को चंदौली लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया है, तब से रात दिन 24 घंटा लगातार इस चुनाव को बुलंदियों की तरफ, जीत की तरफ ले जाने वाले सकलडिया के विधायक माननीय प्रभु नारायण सिंह जी से आग्रह कर रहा हूं, आए और अपनी बात रखें। माननीय प्रभु नारायण सिंह यादव जी।
माननीय अध्यक्ष जी, हम लोगों के बीच में गरीबों, किसानों, नौजवानों के रहनुमा, परम आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व मंत्री आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, पूर्व मंत्री माननीय विधायक ओम प्रकाश सिंह जी, पूर्व मंत्री पूर्व सांसद आदरणीय कैलाशनाथ सिंह यादव जी, लाल बिहारी यादव जी, विधान परिषद के सदस्य आशुतोष सिन्हा जी, मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण, सामने बैठे हम लोगों के भाग्य विधाता, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं एवं बहनों, सर्वप्रथम कुछ कहने से पहले जहां हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वयं आपकी तरफ से स्वागत अभिनंदन करते हैं, वहीं आप इतनी भारी तादाद में यहां आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यह भरोसा, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज ये भीड़ सबूत के तौर पर आपके बीच में आई है। आपने जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भाई वीरेंद्र सिंह जी को उतारा है, अपना आशीर्वाद दिया है, उनको लाखों वोटों से जिताकर आपका मान सम्मान बढ़ाने का काम करने जा रही है। मैं इन्हीं बातों के साथ आप सबका स्वागत और धन्यवाद करते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। धन्यवाद। बिना देर किए लगातार चंदौली की जनता के दिलों में बस जाने वाले चंदौली लोकसभा के इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी को मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं। अच्छा, इससे पहले जिनकी विरासत चंदौली के लोगों ने, जिनके पूर्वजों ने चंदौली का सम्मान किया, रोजी रोटी का इंतजाम किया, चंदौली की तरक्की में एक एक नाम जिनका लिखा है, उन परिवार से मैं बुलाना चाहता हूं आदरणीय राजेश पति त्रिपाठी जी, पूर्व एमएलसी, जो पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के परिवार। उत्तर प्रदेश के छात्रों, नौजवानों, महिलाओं, यहाँ के नागरिकों के दिलों की धड़कन, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंडिया गठबंधन के सबसे प्रमुख नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, गठबंधन के समाजवादी की पार्टी के प्रत्याशी भाई वीरेंद्र सिंह जी, पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, कांग्रेस पार्टी से आए हुए यहां मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एवं प्रदेश के पदाधिकारी बंधुओं, उपस्थित नौजवान साथियों, आज आपका एक एक वोट अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने वाला वोट है। आपका एक एक वोट संविधान को बचाने वाला वोट है। श्री वीरेंद्र सिंह जी आपके प्रतिनिधि के रूप में जब संसद में जाएंगे तो उनका सबसे बड़ा दायित्व होगा कि अखिलेश यादव जी के इंडिया गठबंधन के हाथों को मजबूत करें, इस देश के संविधान को बचाने का, उसको मजबूत करने का प्रयास करें। आज आपके बीच आकर बड़ी खुशी हो रही है। मेरे बाबा पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की कर्मस्थली थी, उनकी तपोभूमि थी। उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए अनेक कार्य किए, संघर्ष किए। आज उसी के नाते आप सबसे एक ही विनती है कि आपने संविधान बनाने का काम किया है, आज संविधान बचाने का काम करें, अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करें और साइकिल पर वोट देकर हमारे प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह जी को विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। साथियों,
मैं उन सभी साथियों का स्वागत और सम्मान करना चाहता हूं जो अपने महबूब नेता उत्तर प्रदेश के भविष्य और देश के इतिहास में बदलाव की सबसे बड़ी मिसाल बनने जा रहे एक अलग तरह की बदलाव की लड़ाई, जिसने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को अपने तमाम करगुजारियों के लिए जनता के सामने मजबूर कर दिया है। आप सब जानते हैं, बहुत जोश खरोश से शामिल हुए हैं। आप सभी का मैं स्वागत करना चाहता हूं। बहुत सारे साथी जो हमारे मंच पे नहीं आ पाए हैं, वो साथियों से मैं क्षमा चाहता हूं। जिन लोगों ने अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात नहीं कर पाई है, महेश जायसवाल जी जो समाजवादी पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष हैं, राजकुमार जायसवाल जी, टोनी खरवार जी, राजा राम सोनकर जी, संजय सोनकर, दिलीप पासवान, त्रिलोकी पासवान, अनिल चौहान, राम सिंह चौहान, ज्योत बंधन विश्वकर्मा जी, लल्लू बिहार जी, चंद्रमा राजभर जी, लालमन राजभर जी, हर्ष राजभर जी, हरकेश राजभर जी, केशव राजभर जी, महेंद्र राजभर जी, सुबेदार राजभर जी, आर के प्रसाद कमिश्नर साहब, मोहम्मद यासीन, विशेष तौर पे चंदौली नगर पंचायत के चेयरमैन श्री गुड्डू भाई का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अपने सभी जिला पंचायत सदस्यों का, पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्ष साथियों का, तमाम अपने भूतपूर्व विधायकों का, सेक्टर प्रभारी, जोन प्रभारी, बूथ प्रभारियों का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अब मैं बुलाना चाहूंगा पूर्व मंत्री आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, जो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, होने वाले सांसद चंदौली के आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी। समाजवादी पार्टी वीरेंद्र सिंह, अखिलेश यादव वीरेंद्र सिंह। आज के चंदौली के इस शहीदी धरती पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हम चंदौली के तमाम अपने साथियों के साथ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये धरती शहीदी धरती रही है। देश के लड़ाइयों में अंग्रेजों से लड़ते हुए चंदौली के लोगों ने अपनी जान तक कुर्बान की है। ये पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की धरती रही है, ये लोहिया जी की धरती रही है। साथियों, मैं यहां के एक एक वासियों का, चंदौली के तमाम नौजवानों का मैं तहे दिल से सर झुका करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मंच पर आसीन हम लोगों के साथी विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश जी, पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के पुत्र आदरणीय राजेश पति त्रिपाठी जी, लगातार 3 महीने से एक सारथी की भांति हमारे साथ चल रहे आदरणीय लोकप्रिय विधायक श्री प्रभु नारायण यादव जी, नौजवान नेता हमारे सैयद राजा के पूर्व विधायक भाई मनोज डबलू जी, मुगल सराय के हमारे युवा प्रत्याशी रहे भाई चंद्रशेखर जी, जिनके नेतृत्व में आज हम लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोगों के
जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री सत्यराय राजभर जी, मंच पर इस लोकसभा के प्रभारी आदरणीय श्री सुरेंद्र पटेल जी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री सेवापुरी, मंच पर बैठे हुए हमारे जिलाध्यक्ष वाराणसी भाई सुजीत कुमार लक्कड़ जी, हमारे तमाम साथीगण एमएलसी सिन्हा जी और वीरेंद्र बिंद जी जो बिंद समाज से आते हैं, लालता बिहार जी, हमारे कैप्टन सत्यनारायण प्रजापति जी, हमारे मंच पर बैठे हुए कांग्रेस के नेता भाई देवेंद्र मुन्ना जी और तमाम मंच पर बैठे हुए हमारे साथीगण और दूर दूर से हमारे विधानसभा अध्यक्ष मुगलसराय, विधानसभा अध्यक्ष हमारे सैयद राजा, विधानसभा अध्यक्ष चंदौली के, हमारे मुगलसराय के, साथ ही साथ अजगरा के सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष भाई बाबूलाल यादव, चिरई गांव शिवपुर के हमारे विधानसभा अध्यक्ष अक्षय कुमार बबलू जी के नेतृत्व में तमाम हमारे समाजवादी साथी आए हैं। मैं इस मंच के माध्यम से सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये लड़ाई विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ वे लोग हैं जो इतने सालों से, जो हमारी गीता है, जो हमारी ग्रंथ है, हमारे लोगों को जो मजबूती प्रदान करती है, वो इस संविधान को बदलने वाले लोग हैं। और दूसरी तरफ आपके मंच पर बैठे हुए इंडिया गठबंधन के साथी हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस संविधान को बदलने से बचाने के लिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। साथियों, लगभग 3 महीने से एक तरफ हम लोग गांव-गांव, किसानों मड़ई जाकर के गरीबों से गले लगा करके मिल रहे हैं। दूसरी तरफ वो सामंतवादी ताकतें बड़े लोगों के घर पर रुक करके अपने कारिंदों के जरिए जिस तरीके से बुला करके गरीबों से बात करते हैं, उनके गुंडों, उनके द्वारा तैनात लठैतों, उन साथियों के द्वारा जो मतदाताओं को सामंतों की तरीके से, जो पहले राजा महाराजा करते थे, उस तरीके से बुला करके बात करते हैं, वो गुंडों के और धनबल के आधार पर हमारे लोकसभा क्षेत्र के गरीब जनता को चुनौती दे रहे हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये गरीब समाज जब अंग्रेजों को इस धरती से भगा सकता है, ये लोकसभा का क्षेत्र चंदौली के लोग अंग्रेजों से लड़कर भगा सकते हैं, तो ये इन सामंती ताकतों का इनका जवाब मुंह तोड़ देंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लड़ाई इस लड़ोगे, इन लठैतों को, इन बाहुबलियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दोगे। हम आपके साथ हैं। जब तक हमारे शरीर में एक खून का कतरा भी रहेगा, तब तक हम अपने साथियों के साथ खड़े रह करके उनकी तरफ से इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। मैं आप सभी साथियों का इतनी भारी संख्या में आकर के स्वागत किए हैं, मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करके निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी, 10 साल में इस चंदौली ने केवल झूठे वादे को सुना है। यहाँ के नौजवानों को केवल छला गया है, नौकरी के नाम पर इनको धोखा दिया गया है। यहाँ के कैबिनेट मंत्री होते हुए भी एक छोटा सा कारखाना भी नहीं लगा पाए, नौजवानों के अस्पताल के लिए भी कोई काम नहीं किए, शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किए। आपका आशीर्वाद मिला,
आपका साथ मिला तो चंदौली जनपद को जैसे पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने सजा करके रखा था, उसी तरीके से चंदौली की धरती को सजा करके रखूंगा, गले लगा करके रखूंगा, आपके साथ रह करके लड़ूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः आपका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। जय हिंद, जय इंडिया गठबंधन, जय समाजवाद। बिना देर किए आप सबके, हम सबके नेता, भारत के भविष्य माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आग्रह करता हूं, एक बार जोरदार नारा लगाए, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव। एक बार दोनों हाथ उठाइए, भारत के भविष्य का जोरदार तालियां बजा के स्वागत करिए माननीय अखिलेश यादव जी का। अखिलेश यादव हो गया, हो गया। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह जी, पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष सत्यनारायण राजवर जी, पूर्व सांसद आदरणीय कैलाश सिंह यादव जी, विधायक प्रभु नारायण सिंह जी, पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू जी, पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका, पूर्व में रहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर यादव, पूर्व विधायक जितेंद्र कुमार जी, पूनम सोनकर जी, पूर्व एमएलसी राजेश पति त्रिपाठी जी, एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी, एमएलसी पूर्व में रहे राजदेव सिंह जी, अरविंद सिंह जी, मुसाफिर चौहान जी, उदयलाल मौर्य जी, लालता बिहार जी और कई दल जिनके नेता मंच पर हैं, समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता पदाधिकारी, इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस पार्टी के सहयोगी, उनके संगठन के लोग, अनिल पासवान जी, इंडिया गठबंधन की मदद करने वाले संतोष पाठक जी, धर्मेंद्र तिवारी जी, संजय मौर्य जी, शंभुनाथ जी, देवेंद्र प्रताप सिंह जी मुन्ना और बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के सभी हमारे नेता, सहयोगी, साथी, पदाधिकारी और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले चंदौली लोकसभा के यहां पर उपस्थित आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां गर्मी है और 45 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर है, जहां पंडाल में हमें बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जहां कोई छाया नहीं है, उसके बावजूद भी दाईं तरफ और सड़क से लेकर के और बाउंड्री तक पे जो बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं, इधर बाईं तरफ भी हैं, मैं इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। मैं देख रहा हूं जब से चुनाव पूर्वांचल की तरफ आया है, जो पश्चिम से हवा चली थी, इधर पूर्वांचल के लोगों ने मन बना लिया है कि जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, इनका तो साथ देना ही देना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से जो लगातार धोखा देने का काम किया है, उनका सफाया करने का काम करेंगे।
मैं देख रहा हूं कि पूर्वांचल की धरती पर जैसे जैसे चुनाव आया है, यहां के लोगों ने, जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों का होश उड़ाया है, वहीं उनके जो दिल्ली वाले नेता हैं, उनका भी आत्मविश्वास लड़खड़ाने लगा है। और न केवल उनका आत्मविश्वास लड़खड़ाया है, बल्कि जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं या जो उनकी जबान से निकल रहा है, कहीं न कहीं वो लड़खड़ाते हुए अपने भाषण में नजर आ रहे हैं। अब न जाने कौन सा भाषण वो दे रहे हैं। उनकी पुरानी कहानी को कोई अब सुनना नहीं चाहता है। और जब वो चुनाव हारने लगे हैं, तो न केवल अपना भाषण बदल रहे हैं, बल्कि आप देखिए मंचों पे वो थर थर कांपने भी लगे हैं। मुझे लगा था कि इस बार 80 सीटों में एक सीट पर लड़ाई है, लेकिन जब से बनारस और आसपास चुनाव में देख रहा हूं, जो माहौल दिखाई दे रहा है, इस बार बीजेपी के हाथ से 80 की 80 सीटें जाने वाली हैं। और इसलिए जा रही हैं कि इन्होंने सपना दिखाया था बनारस के लोगों को कि क्यूटो बना देंगे। और मुझे लगा कि अगर बनारस क्यूटो बन जाएगा तो कहीं न कहीं चंदौली के लोगों को भी कुछ न कुछ विकास उनके क्षेत्र में हो जाएगा। न क्यूटो बना, न चंदौली का विकास हुआ। और पिछले 10 साल में इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हर बात झूठी निकली और इनके वादे झूठे निकले। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। अगर आय दोगुनी हुई हो तो बताएं हमारे किसान भाई। न आय दोगुनी हुई और जो लागत बढ़ने का काम हुआ है, लगातार महंगाई बढ़ी है और उसका परिणाम ये हुआ है कि हमारे किसानों की खेती बाड़ी के साथ साथ हमारे किसानों को संकट में डाल दिया। जिन किसानों के खेती के लिए पैसा आना था, जो खेती बाड़ी के खेत के खुशहाली के लिए पैसा आया, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपनी जेब में रख लिया। किसान के हाथ कुछ नहीं लगा। और एक समय ऐसा भी किसानों ने देखा कि जिस समय हमारे किसानों के खिलाफ काले कानून लाने का काम हुआ और अगर वो काले कानून लागू हो गए होते तो जहां हमारे किसानों की खेती बाड़ी छिन जाती, वहीं उनकी पैदावार को भी ये लूट लेते। हमारे किसान झुके नहीं। न केवल उत्तर प्रदेश का किसान बल्कि देश का किसान इन बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया। दिल्ली घेरनी पड़ गई, दिल्ली जाके धरने पर बैठ गया। तब तक नहीं हटा जब तक सरकार ने काले कानून वापस नहीं ले लिए। जहां किसान के काले कानून वापस हुए, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इन्होंने 10 साल में बड़े बड़े उद्योगपति, कारोबारी, बड़े बड़े कारखाने चलाने वालों का लगभग 25 लाख करोड़ रुपए इन्होंने माफ कर दिया बैंकों का। और जब नियम बनाया इन्होंने
तो नियम बनाया कि जिनका 5 करोड़ से ऊपर कर्ज है उनका कर्ज बैंकों से माफ कर दिया जाएगा। हमारा वही किसान मायूस हो गया, उसका करोड़ों का कर्ज नहीं था, उसका कर्ज तो केवल लाखों में है। इसलिए अपने हम किसान भाइयों को आज कह के जा रहे हैं कि आने वाले समय में 4 जून को जब सरकार बनेगी, हमारे किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। न केवल कर्ज माफ होगा, बल्कि हमारे किसानों की पैदावार की कीमत दिलाने के लिए अगर एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार भी दिलाना पड़ेगा तो किसानों की खुशहाली के लिए कानूनी अधिकार भी दिलाने का काम किसानों को होगा। जहां किसान इन्होंने संकट में डाल दिया, वहीं हमारा नौजवान जानता होगा कि इन नौजवानों के हाथ में न नौकरी आई न रोजगार आया। और जब ये नौजवान तैयारी कर करके अपनी कोचिंग और पढ़ाई कर करके अपनी मेहनत से जब परीक्षा देने गया तो इस सरकार ने पेपर लीक करा दिया। यहां जो नौजवान परीक्षा देने गए होंगे वो जानते होंगे कि कोई एक परीक्षा नहीं, अभी तक सरकार की जितनी परीक्षा हुई हैं उन सब के पेपर लीक करा दिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 10 पेपर लीक करा दिए। ये वही सरकार है जो गरीबों को डराने के लिए अपना बुलडोजर हमेशा तैयार रखते हैं, लेकिन ये जो पेपर लीक हुए हैं उसके लिए कोई बुलडोजर तैयार नहीं था। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, केवल इन्होंने नौकरी नहीं छीनी है आपके 10 साल छीने हैं। और जो नौजवान घर जाकर के बैठ करके सोचेगा वो जानेगा 1/3 जीवन इन्होंने छीनने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया है। जहां नौकरी रोजगार नहीं दिया, वहीं हमें याद है चंदौली के लोगों का, यहां का नौजवान फौज की तैयारी के लिए मेहनत करता है, भागता है, दौड़ता है और अपना सब कुछ लगा देता है जिससे कि फौज में भर्ती हो जाए। इस सरकार ने जहां नौकरी नहीं दी, रोजगार नहीं दिया, वहीं हमारा नौजवान जो पक्की नौकरी कर करके वर्दी पहनना चाहता था उसकी भी इन्होंने नौकरी छीन ली और आधी अधूरी नौकरी दे दी। ये अग्निवीर वाली जो आधी अधूरी नौकरी है, ये ऐसी नौकरी है अगर हमारा नौजवान शहीद भी हो जाएगा तो उसको सम्मान नहीं मिलेगा। अगर वो नौकरी करके वापस आएगा तो उसको सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी जो सुविधाएं मिलती थी। इसलिए अपने नौजवानों को हम भरोसा दिला के जा रहे हैं कि ये आधी अधूरी नौकरी जो अग्निवीर की है, हम समाजवादी लोग, इंडिया गठबंधन के लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब भी सरकार बनेगी 4 जून के बाद इस अग्निवीर व्यवस्था को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे और अपने नौजवानों को पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहन करके उनके भाग्य को बनाने का काम करेंगे। जहां नौकरी और रोजगार की बात इंडिया गठबंधन कर रहा है, वहीं बीजेपी के लोग संविधान में दिए हुए अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि अब बीजेपी के लोग घबरा करके कह रहे हैं कि हम आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे, हम आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे, संविधान को नहीं खत्म होने देंगे। लेकिन जो नौजवान पढ़ा लिखा है वो जानता होगा पिछले 10 साल के इनके फैसलों ने जहां संविधान को ठेस पहुंचाई है, समय समय पे इन्होंने बदलने का काम किया है और वहीं हर चीज को बेच करके, निजीकरण करके इन्होंने हमारे आपके आरक्षण के साथ भी खिलवाड़ की है।
केवल सरकारी नौकरियों की तो की खिलवाड़ है, बल्कि जिन संस्थाओं में हमें आपको नौकरी मिल जाती थी उन संस्थाओं को भी खत्म कर दिया। ये 69,000 वाले जानते होंगे, पिछले जाने कितने सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्हें लड़ने के लिए न जाने कहां जाना पड़ रहा। कभी मंत्रियों को घेरे, सरकार को घेरे, मुख्यमंत्री को घेरे, किसी ने इनकी सुनवाई नहीं की। हम 69,000 वालों को, रोजगार सेवकों को, शिक्षा मित्रों को, आशा कार्यकर्ताओं को और तमाम हमारे आंगनवाड़ी लोगों को कह के जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में लिख दिया है कि इन सबकी समस्या का समाधान कर करके इनको भी सम्मान दिलाने का काम होगा। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, जब से पूर्वांचल में चुनाव आया है वो 400 पार का नारा भूल गए हैं। अब वो 400 पार का नारा इसलिए भूल गए हैं क्योंकि उन्हें गणित समझ में आ गया है कि जिस तरीके से 60 लाख बच्चों को इन्होंने परीक्षा के पेपर लीक करा करके घर बैठा दिया है, न केवल वो नाराज हैं बल्कि उनके मां बाप भी नाराज हैं। और अगर उनका हिसाब किताब लगा लें हम, तो सोचिए आप कि 3 अगर एक परिवार से नाराज हैं और 60 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको नौकरी की वजह से घर बैठना पड़ गया, तो 3 का गुणा अगर हम 60 लाख से कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख बनता है। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से, तो बताओ हर लोकसभा से 2,25,000 वोट कम हो गया कि नहीं हो गया? अगर एक लोकसभा में केवल पेपर लीक से 2,25,000 वोटों का नुकसान हो गया तो बताओ उसकी भरपाई कैसे करेगी? अगर कोई रास्ता हो तो बता दो। और जो लोग 400 पार के नारे को ठीक से समझे होंगे, ये 400 सीटें नहीं जीतना चाहते थे, ये 400 के बाद जितनी सीटें उतना जीतना चाहते थे। तो अगर 543 में बीजेपी का अगर नारा हम सही मान लें कि 400 पार जीतेंगे, तो बताओ 543 में 400 पार कितनी सीटें हैं? 143। लेकिन जो देश का माहौल है वो ये बता रहा है कि ये 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। इन्होंने जहां किसान नौजवानों को संकट में डाल दिया, वहीं जितनी भी योजनाएं समाजवादी सरकार में चल रही थीं, उन योजनाओं को बर्बाद कर दिया। जो एम्बुलेंस चलाई थी, जो गरीबों को अस्पताल तक इलाज के लिए ले जाती थी, वो एम्बुलेंस भी इन्होंने खराब कर दी, बर्बाद कर दी। और पुलिस को लेकर के जो व्यवस्था बनाई थी, जो 100 नंबर दी थी, इन्होंने नाम बदल करके, नंबर बदल करके 112 कर दिया। और जब से सरकार ने 100 से 112 किया है, हमारे पुलिस के भाइयों को लगा कि सरकार ने 112 कर दिया, 100 से 112 नंबर बढ़ा दिया, तो हमें भी अपना रेट बढ़ा लेना चाहिए। बताओ रेट बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? हम इनको खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों को भी सावधान करने आए हैं। अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की हुई है। अगर बीजेपी वाले आ गए तो हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे। कभी कभी पत्रकार साथी पूछते हैं ये कैसे संभव है
मैं उनसे पूछता हूं कि बताओ, क्या आपको पता था कि हवाई अड्डे बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि हवाई जहाज बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि बंदरगाह बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि सरकारी बैंक इलाहाबाद बिक जाएगी? क्या आपको पता था कि सरकारी नौकरी मानदेय पे चली जाएंगी, आउटसोर्स हो जाएंगी? क्या आपको पता था कि जीएसटी लगने से महंगाई बढ़ जाएगी? क्या आपको पता था कि आधी रात को नोटबंदी हो जाएगी, नोट बंद हो जाएंगे? अगर आपको ये नहीं पता था तो देख लेना, बीजेपी वाले आ गए तो अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की है, हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे। बताओ, इस सरकार में बोरी से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? पहले 5 किलो की और फिर 5 किलो की, अब कितने की चोरी हो गई? कभी मैं सोचता हूं ये चोरी कहां से सीख करके आए हैं। जो लोग जानते होंगे, बाजार में गए होंगे, कभी उन्होंने पार्ले जी का बिस्किट पैकेट खरीदा होगा। सोचिए, पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया तो बताओ पैकेट कितना छोटा हो गया। आजकल कितने बिस्किट का पैकेट आ रहा है, और ये बीजेपी वाले आ गए तो एक बिस्किट वाला पैकेट आएगा, सावधान रहना आप लोग। याद कीजिए, डीजल पेट्रोल की कीमत क्या थी? क्या कीमत थी डीजल पेट्रोल की? गैस सिलेंडर की कीमत क्या थी? और हमारे नौजवान कभी कभी सपना देखते हैं मोटरसाइकिल का, कि उनके पास भी मोटरसाइकिल हो। तो पहले बताओ, मोटरसाइकिल कितने रुपए की आती थी और आज कितने रुपए की आ रही है? 1 लाख की हो गई कि नहीं हो गई? और न केवल ये किया इन्होंने, महंगाई बढ़ाई है, बल्कि हमारे साथी जो कभी बुखार की दवाई लेने गए होंगे वो जानते होंगे, पहले बुखार की गोली 500 mg में बुखार ठीक हो जाता था। इधर देखा है कोरोना के बाद 650 की गोली खरीदने के बाद भी, डोलो गोली खाने के बाद भी बुखार ठीक नहीं हो रहा है। बताओ, ये हो गया कि नहीं हो गया? दवाइयां महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और याद करिए, जब 2022 में ये लोग आए थे तो आपको हमें राशन में क्या क्या दे रहे थे? राशन में दे रहे थे, दाल दे रहे थे, चना दे रहे थे, रिफाइंड तेल भी दे रहे थे, नमक भी दे रहे थे। बताओ, हमारे गरीबों को राशन में आज क्या दे रहे हैं? राशन की गुणवत्ता को बर्बाद कर दिया है। इसलिए अपने गरीब भाइयों को कह के जा रहे हैं कि जहां राशन की इन्होंने गुणवत्ता को खराब किया है, राशन की मात्रा भी कम कर दी है, आने वाले समय में समाजवादी सरकार और इंडिया गठबंधन के लोग आने वाले हैं, हम अपने गरीबों के राशन की मात्रा भी बढ़ाएंगे। और जिस तरीके से संपन्न लोग बाजार से पैकेट का आटा खरीद करके खाते हैं, जो गुणवत्ता में भी बेहतर है, पौष्टिक भी है, तो अपने गरीबों को राशन के साथ साथ जो राशन की गुणवत्ता अच्छी होगी, मात्रा बढ़ाएंगे, जिससे भरपेट हमारे गरीब खाना खा लें। और वहीं उन्हें पैकेट के आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम हम लोग करेंगे। जहां पौष्टिक आटा हमारे गरीबों का स्वास्थ्य बेहतर रखेगा और डाटा उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा, पढ़ाई से लेकर के नौकरी ढूंढने में और अपनी जानकारी हासिल करने में मदद करने का काम करेगा। इसलिए साथियों, ये चुनाव जहां हमारे आपके भविष्य का है, वहीं ये चुनाव आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी है। इन लोगों ने न जाने क्या क्या कहा,
और हमारा साथी सही कह रहा है कि ऐसा समय आया कि हमें और आपको सबको वैक्सीन लगवा दी, किसी को नहीं छोड़ा जिसको वैक्सीन न लगवा दी हो। और ये हमारे अधिकारी और खाकी वर्दी पहनने वाले भाई लोग, इनको तो जबरदस्ती लगवा दी। और सुना है कि वैक्सीन लगने के बाद आजकल बीमारी हो रही है और दिल की बीमारी भी बढ़ गई है। और जब से ये सूचना आई है तब से ये वैक्सीन कंपनी वाले कह रहे हैं कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। कोई हमें बताए जो वैक्सीन शरीर में लग गई वो वापस कैसे ली जाएगी, ये बता दो। कोई व्यवस्था हो तो बता दो हमें। और जो लोग ये कह करके आए थे कि हम मां गंगा को साफ कर देंगे, बताओ हमारे चंदौली के भाई बहनों, क्या गंगा की सफाई हो गई है? और जहां से गंगा निकली है मां गंगा, वहां से लेकर के जहां तक महासागर तक पहुंचती हैं, बताओ कहीं मां गंगा की सफाई हुई हो तो बता दो। गंगा का पानी तो साफ नहीं हुआ, लेकिन जो बजट आया था वो पूरा का पूरा इन्होंने साफ कर दिया। बताओ साफ हो गया कि नहीं हो गया बजट? इसलिए हम आपसे विशेष अपील करने आए हैं। ये चुनाव जहां हमारे आपके भविष्य का है, वहीं चुनाव ये हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी है। इधर भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को भी ठेस पहुंचाना चाहते हैं। यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बदलना चाहते हैं। ये संविधान वो है जो हमें अधिकार दिलाता है, ये संविधान वो है जो हमें न्याय दिलाता है, ये संविधान वो है जो हमारी संजीवनी है, हमें आपको आगे बढ़ने का मौका देती है। इसलिए हम उनको बोलना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि ये जो चुनाव होने जा रहा है, समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग खड़े हैं जो संविधान को बदलेंगे, हम उनको बदलने का काम करेंगे। ये कहने को तो कहते थे डबल इंजन की सरकार है, ये जो कहने वाले लोग हैं कहते हैं हम डबल इंजन की सरकार हैं, लेकिन हम डबल इंजन की सरकार से पूछना चाहते हैं कि डबल इंजन वालों, चंदौली आते आते आपके इंजनों का धुआं क्यों निकल जाता है? अगर कोई विकास हुआ तो बता दो। क्या विकास रोजगार मिला कि नहीं मिला? इन्होंने और दिल्ली वालों ने मिलकर के क्या निवेश के सपने दिखाए थे कि हम लाखों करोड़ रुपए जमीन पर पहुंचा देंगे। लखनऊ में आयोजन हुए, दिल्ली में आयोजन हुए, विदेशों में जाकर के निवेश को लेकर के सपने दिखाए गए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का प्रचार किया गया, लेकिन बताओ जमीन पर कुछ आया हो तो बता दो हमें। यहां से तो मंत्री भी थे, बताओ मंत्री जी कुछ पहुंचाए आपके पास कि नहीं पहुंचाए? और बगल में प्रधानमंत्री, बताओ आपको धोखा दिया कि नहीं दिया? और याद कीजिए, पिछला लोकसभा चुनाव तो हम लोग जीत गए होते अगर इन्होंने घर में जाकर के स्याही न लगवाई होती, पैसा न बांटा होता। याद है कि नहीं याद है? इसलिए सावधान हो कि नहीं हो आप लोग? इधर सुनने में आया है कि जब से ये हारने लगे हैं तब से ये बूथ को लूटने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे चंदौली के बहादुर नौजवान हैं, कहीं घबरा तो नहीं जाओगे आप लोग? अगर बूथ पे रोके तो रुक तो नहीं जाओगे? इसलिए अपने बूथ को भी बचाना, क्योंकि आपका वोट पड़ेगा तो न केवल पार्टी जीतेगी बल्कि संविधान भी बचेगा। इसलिए संविधान बचाओगे अपने वोट से। और याद रखना, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो कर्ज माफ होगा, नौकरियां 30 लाख जो सरकारी हैं वो आरक्षण के साथ आपको देने का काम होगा,
साथ ही साथ फौज की पक्की नौकरी मिलेगी और पक्की नौकरी के लिए फौज की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, नौकरी की संख्या भी बढ़ाई गई, जिससे ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को नौकरी मिल जाए। और वहीं अपनी बेटियों के लिए जो हम लोग विद्याधन देते थे, समाजवादी पेंशन देते थे, इस बार इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि अपने गरीब परिवार की माताओं बहनों को 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में देकर के लखपति बनाने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन बहाल होगी और जो गरीब हैं पढ़ना चाहेंगे उनकी पढ़ाई के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, उनका फ्री पढ़ाई कराने का काम होगा। इसलिए मदद करिए आप लोग। और ये सीट तो ऐसी है जहां लखनऊ और दिल्ली वाले पहले ही जान गए कि समाजवादी लोग जीतने जा रहे हैं, इसलिए जिताओगे आप लोग। और ऐसे सांसद जिन्होंने कोई काम नहीं किया, उनके लिए हमें एक गाना मिल गया है दिल्ली से। इन बीजेपी वालों पे बहुत कलाकार हैं, बहुत अभिनय करते हैं बीजेपी वाले, समय समय पर भेष बदल लेते हैं, रंग बिरंगा नजारा दिखाते हैं। इसलिए हम भी एक कलाकार लेकर के आए हैं। वो ऐसा कलाकार है जो गाना भी लेकर के आया है, जो सांसद चुने गए थे उनके लिए। इसलिए हम अपने साथी कलाकार से कहेंगे, कम से कम चंदौली के जो बीजेपी के सांसद ने कोई काम नहीं किया है, उसके खिलाफ भी जरा वोट मांग के दिखाओ। गाना लगाइए, इनका गाना कहां है? हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। पिछले 5 साल का दे हिसाब, क्या दिया क्षेत्र को दे जवाब। बहुत हुए प्रचार के किस्से, क्या सच में आया जनता के हिस्से। सांसद जी आकर बदलाओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ। हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। किसान को भूले वोट को लेकर, आए दुगनी का जुमला देकर, छुट्टा पशुओं ने किया नाक में दम, करी यूरिया बोरी से कम। मजदूर की तुमने मजदूरी मारी, डरी सहमी सी हर लड़की नारी। बिन बिजली के अरे खड़ा है खंबा, बिन पानी के नल का बम्बा। जेब भरी पर भरा न गड्ढा, बिन दवा इलाज परेशान है दद्दा। दुगना हुआ महंगाई से खर्चा, लीक हुआ एग्जाम का पर्चा। बेरोजगारी और बेकारी, लगी नौकरी भी गई है मारी। है भ्रष्टाचार का बोलबाला, कारोबार पे लग गया ताला। झूठे निकले सांसद के वादे, जनता से फिरते अब भागे भागे। गुस्से में जनता ने यही पुकारा, अब ऐसा सांसद नहीं दोबारा, नहीं दोबारा, नहीं दोबारा, नहीं दोबारा। अब ऐसे सांसद खारिज हो, खारिज हो, खारिज हो। अब ऐसे सांसद खारिज हो, खारिज हो, खारिज हो। अब ऐसे सांसद खारिज हो। बहुत धन्यवाद तुम्हारा। वहीं मैं प्रगतिशील मानव समाज विंद पार्टी